तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए। कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर। उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से खुलने लगे ख्वाबों की दर, जैसे आंखों में खुलने लगे ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा, न तो कोई अरमा है न कोई तमन्ना है न कोई सपना है, अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं, मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं, मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत ढले आहों में, बन के दीवाना अब यहाँ वहाँ फिरता हूँ, ठोकर खाता हूँ उन राहों में, जहाँ उसे देखा था जहाँ उसे चाहा था, जहाँ मैं हंसा था और बाद में रोया था, जहाँ उसे पाया था पाके खोया था, जहाँ कभी फूलों के कलियों के साए थे, रंगी रंगी महकी रुत ने हर एक कदम पर रास रचाए थे, गुलशन गुलशन दिन में उजाले थे, जगमग जगमग नूर था रातों में झिलमिल झिलमिल, जहाँ मैंने ख्वाबों की देखी थी मंजिल, जहाँ मेरी कश्ती ने पाया था साहिल, जहाँ मैंने पाई थी पलकों की छाओ, जहाँ मेरी बाहों में कल थी किसी की मरमरी बाहें, जहाँ एक चेहरे से हटती नहीं थी मेरी निगाहें, जहाँ कल नरमी ही नरमी थी प्यार ही प्यार था, बातों में हाथ थे हाथों में, जहाँ कल गाए थे प्रेम तराने, जहाँ कल देखे थे सपने सुहाने, किसी को सुनाए थे दिल के फसाने, जहाँ कल खाई थी जीने की मरने की कसमें, तोड़ी थी दुनिया की सारी रस्में, जहाँ कल बरसा था प्रीत का बादल, जहाँ मैंने थामा था कोई पहली बार हुआ था मैं, सारे बच्चे फटाफट से यार अपने अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो यार, अब है वो राही सारे बच्चे फटाफट से अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो, क्लास स्टार्ट हो गई है, ऐसा ना हो कि बच्चों की क्लास रह जाए, इतना काम फटाफट से पहले फटाफट शेयर करो, जल्दी से फटाफट शेयर कर दो जल्दी, सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में डाल दो जी। मैंने मिल गया खोया हुआ दिल का सहारा मुझे, जिसे मैंने चाहा था जिसे मैंने पूछा था, लौट के आया है, थोड़ा शर्मिंदा है थोड़ा घबराया है, जुल्फ परेशान है कांपते होंठ और भीगी हुई आंखें, देख रहा है मुझे गुमसुम उसकी नजर जैसे पूछ रही हो, इतना बता दो कहीं खफा तो नहीं तुम, प्यार जो दिखा फिर मेरी निगाहों में, अगले ही पल था वो मेरी इन बाहों में, भूल गया मेरा दिल जैसे हर गम बदल गया, जैसे दुनिया का मौसम झूमे नजारे और झूमी फिजाएं और झूमे चमन और झूमी हवाएं, जैसे फिर गाने लगी सारी दिशाएं, कितनी हंसी है कितनी जुबानी हम दोनों की
माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आ जाऊं क्या सामने? हैं? क्या कह रहे हो? आ जाऊं क्या? पढ़ने के लिए आ गए हो क्या? आज तो इतने कम बच्चे आए हैं, सो रहे हैं क्या सारे? हैं? हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनुजी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए जी। गुड इवनिंग दिशा, गुड इवनिंग लक्षिता, गुड इवनिंग गौतम, गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग प्रशांत, गुड इवनिंग दिशा, गुड इवनिंग किशन, गुड इवनिंग पुनीत, गुड इवनिंग ऋतिक, गुड इवनिंग रोहित। वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बा? बढ़िया बा? सब घर में अच्छा बा? बहुत बढ़िया बा, सब अच्छा चल रहा है। एग्जाम आने वाले हैं, तैयारी चल रही है अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया, तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, बस आपकी तैयारी बढ़िया चलती होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है जी। राम राम जी भाई साहब, राम राम जी, जय हनुमान जी की भाई साहब। अरे भाई के कहने लाग रहे भाई? राम राम भाई, राम राम, राधे श्याम जी, जय माता दी जी। चलने आगे अब। चलो अच्छा, कल की क्लास में ना मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। लास्ट क्लास में आपको मैंने एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, और मैं सही बता रहा हूं, जब मैंने वो आपके आंसर देखे ना, मतलब जितने बच्चों के मैंने आंसर देखे, जितने बच्चों के भी मैंने आंसर देखे हैं ना सर, सही बता रहा हूं। मेरे को रोना आ गया तुम्हारे आंसर देख के, नालायक को, इतने इंटेलिजेंट तुम कब बन गए यार? नहीं तुम कब बन गए इतने इंटेलिजेंट? मैं तुम्हारे लिए स्पेशली, पता है भाई साहब, फ्रिज से ना स्पेशली नींबू मिर्ची ढूंढ के लेके आया हूं। मैंने कहा भाई साहब आज मैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली की ना नजर भाई साहब उतार के रहूंगा। सच्ची में यार, मतलब सिंगल बच्चे का भी गलत नहीं है। मतलब जितने बच्चों के मैं आंसर चेक करूं, जितने बच्चों के मैं आंसर चेक करूं, सारे बच्चों के सही आंसर। यार तुम तो मेरे को इमोशनल कर दोगे यार, ऐसे थोड़ा होता है। इतने इंटेलिजेंट कब बन गए तुम? सच्ची? देख के तो नहीं किए किसी ने, एक दूसरे के देखे तो नहीं है? कोई ग्रुप व्रुप तो नहीं बना रखा ना आपने? पक्का? मतलब पहली बार में सही कर दिया? भाई साहब कमाल कर दिया आपने यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। ये देख लो, ये मिर्चें लेके आए हो, मिर्चें लग रही हैं काली, काली मिर्चें नहीं है ये हरी है, ये हरी, ये लग रही है नालायक काली। ये है नींबू, ये है येलो और ग्रीन, ये भी लग रहा है काला और येलो है। इनसे मैं तुम्हारी नजर उतारूंगा आज मैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। देखो किशन ने मेरे को मिट्टी गोली, जब 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 कोई बच्चा तारीफ करता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। किशन कह रहा है सर आपके स्टूडेंट हैं सर, ऐसे कैसे गलत हो सकते हैं? किशन आई लव यू यार। चलो तो एक बार मैं कुछ बच्चों के नाम ले दूं फटाफट से जी। जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सही हैं, इसका मतलब यह है कि उनके तो सही हैं, उनको छोड़ के और भी काफी सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चों के सही हैं। आंसर बता दूं, आंसर क्या निकल के आ रहा है? आंसर जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 16,90,000 रुपये, और जो जीएसटी निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3,04,200 रुपये। मैं दोबारा बोलूंगा, वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? वैल्यू निकल के आ रही है, अभिषेक सर मैं स्पैम करूंगा, कोई बात नहीं, 2 घंटे स्पैम करते रहो अभिषेक, कोई बात नहीं। ये पढ़ाई वढ़ाई क्या है यार, दिसंबर के बाद जून है, जून के बाद दिसंबर है, दिसंबर के बाद जून है। मैं तो कह रहा हूँ जितने यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा है ना, सब पे चले जाओ, सब पे स्पैम करो भाई, सब मजा आ जाएगा एक बार। अभिषेक यही मैं कह रहा हूँ, तुम ना काम यही बना लो स्पैम करने का। हाँ जी, इधर देखो ध्यान से नालायक। अब एक बार फटाफट से बोलो जी, आंसर क्या निकल के आ रहा है? आंसर निकल के आ रहा है 16,90,000 रुपये, ये आंसर निकल के आ रहा है, और 3,04,200 रुपये ये जीएसटी निकल के आ रहा है। यस या नो? यस या नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? चलो अब एक बार कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूं जी, जिन जिनके मैंने देखे हैं, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहला नाम मैंने लिखा हुआ है सहाना, सोनाक्षी, वेदांत, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हर्ष, कोमल, लक्षिता, समीर, उसके बाद जी काव्या, वर्षा, मुकुल, प्रीत, एंजल, नमन, रितिका, गौरव, लिपिका, उसके बाद अक्षत, अमन, उसके बाद अवनीत, युविका, नंदनी, चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रोशनी, साक्षी, कुलदीप, एंड काफी सारे बच्चे और भी हैं जिनके सेम आंसर हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, इट मीन्स आपने आंसर सही निकाला है जी। चलो जी बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, ग्रेट। ठीक है चलो इधर देखो ध्यान से, प्लीज बातचीत नहीं यार।
अब आज हमें क्या करना है, एक तो डिस्काउंट में एक दो बच्चों को डाउट था कि सर डिस्काउंट वाला पॉइंट समझा दो, ठीक है, कि वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में कंडीशन है वो समझा दो। फिर हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 31 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर सैटरडे वाली क्लास में रूल नंबर 32 वाला पॉइंट हम कंप्लीट करेंगे। सैटरडे को हम टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर आपका संडे को टेस्ट होगा, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आईटीसी का। और आपको मैंने कहा भी था आने वाले हफ्ते में अब आपकी डेली क्लास होगी, टाइमिंग आपकी चेंज हो चुकी है, टाइमिंग आपकी होगी सुबह, ठीक है। बट एक बार फिर भी मैं दोबारा से अनाउंस कर दूंगा, जिन जिन बच्चों को नहीं पता कंप्लीट शेड्यूल आने वाले हफ्ते से आपको बता दूंगा कि डेली क्लास होगी, सुबह क्लास होगी, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। अभी नॉर्मल चल रही है, आज है, इसके बाद सैटरडे को है, फिर संडे को टेस्ट है, फिर आने वाले हफ्ते में आपकी डेली क्लास होगी, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। ओ तेरी क्या, ये मैंने क्या दिखा दिया, ये तो आप शाम को 7 बजे देखना यार, ये तो हमको शाम को ना 7 बजे देखना, ठीक है। पॉकेट बुक जो है मैंने पॉकेट बुक बनाई है, शाम को 7 बजे उसकी अनाउंसमेंट होगी, उसको आप देख लेना जी। और वो मैं उसके अंदर कंप्लीट डिटेल होगी, बट मैं ये क्लियर कर दूं ये क्रक्स बुक्स नहीं है, ये क्रक्स बुक नहीं है। कई बच्चे ना इसको ना क्रक्स बुक सोच रहे हैं कि इसमें मैंने क्रक्स लिखे, आंसर इज नो। बट हाँ इतना श्योर हूँ इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है ना वो इसमें आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप इन 56 पेजेस को भी पढ़ लोगे, इतनी मेरी गारंटी है आपका ऑलमोस्ट इनकम टैक्स अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा जी, ठीक है। तो शाम को 7 बजे इसकी अनाउंसमेंट आनी है, ठीक है, शाम को 7 बजे इसकी अनाउंसमेंट आनी है, बस ये बात ध्यान देना। चलो अब प्लीज बातचीत नहीं, इधर आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब प्लीज बातचीत नहीं, लो जी इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन दोबारा तो नहीं कराऊं ना, या एक बार निकाल के दिखा दूं? चलो एक बार निकाल के दिखा देता हूं। वैल्यू आपकी 16 लाख रुपए थी, इसमें 16 लाख रुपए में आप क्या करोगे, एनजीओ वाली सब्सिडी जो है 80,000 रुपये की ऐड कर दोगे, फिर पैकिंग चार्जेस जो है 40,000 रुपये के वो जोड़ दोगे, फिर कमीशन जो है 50,000 रुपये का वो जोड़ दोगे, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट वाली सब्सिडी थी 80,000 रुपये की, ये आप माइनस कर दोगे, तो बैलेंस वैल्यू आपकी 16,90,000 रुपये की निकल के आ जाएगी। फिर इसका 18% अगर मैं जीएसटी एप्लीकेबल करूंगा तो 3,04,200 रुपये ये आपका जीएसटी निकल के आएगा जी। इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नहीं नहीं क्रक्स बुक्स नहीं है ये, ठीक है, बट हाँ उससे भी बढ़िया बुक है जी, ये उससे भी बढ़िया बुक्स है, क्रक्स बुक से भी बढ़िया। इसके अंदर मेन टॉपिक आपके सारे खत्म हो जाएंगे जी। चलो यार, चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, अब प्लीज बातचीत नहीं, अब प्लीज बातचीत नहीं जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, ठीक है। तो आंसर आपका ये वाला निकल के आ गया। एक बार ना मेरे को फटाफट से रिवाइज करवा दो, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया हुआ था? जल्दी बोलो यार फटाफट से, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया हुआ था? वैल्यूएशन का जी। अब वैल्यू आपकी निकालते हैं हम सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन 15 के टोटल मिला के 5 सब सेक्शन मैंने कहा था 5 हमें करने हैं। एक तो 15(1) हमें करना है, 15(2) हमें करना है, 15(3) हमें करना है, 15(4) हमें करना है, 15(5) हमें करना है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा था कि 15(1) में 15(2) को जोड़ दोगे, 15(3) को हटा दोगे, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस वैल्यू पर हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है। फिर अगर वैल्यू 15(1) में कैलकुलेट नहीं करेंगे तो 15(4) में कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा था 27 से लेके 31 तक जो भी आपके रूल्स होंगे उस रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे। फिर कुछ स्पेशल केस होंगे उसकी वैल्यू जो होगी 15(5) में कैलकुलेट करेंगे। और रूल नंबर 32 से लेके 35 तक आपके जो भी रूल्स होंगे ना वो सारे के सारे 15(5) के अंदर आएंगे। अब सबसे पहले हमने 15(1) हमने कंप्लीट कर लिया, 15(2) हमने कंप्लीट कर लिया, 15(3) भी हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमें वैल्यू निकालना आ गया। एक बार फटाफट से रिकॉल करवाता हूँ 15(1) में क्या निकल के आ रहा है। अब 15(1) ये बात कहता है जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे, मतलब जितने की भी आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये निकल के आ रही है कि बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये निकल के आ रही है कि प्राइस जो है वो आपका सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मानेंगे, नहीं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो फिर क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। तो गवर्नमेंट करे जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसमें 15(2) के ना हम इंक्लूजन करेंगे। अब इंक्लूजन कितने करेंगे? 5 इंक्लूजन करेंगे। एक बार फटाफट से रिकॉल करवा दो, 5
5 इंक्लूजन कौन कौन से करेंगे? सबसे पहला इंक्लूजन हम करेंगे ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, उन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर सेकंड गवर्नमेंट कहती है ऐसा कोई भी खर्चा जो सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, वो सारे खर्चे आपको ऐड करने पड़ेंगे। तीसरा गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई भी इंसिडेंटल खर्चे होंगे या एंसिलरी खर्चे होंगे, वो सारे के सारे आपको ऐड करने पड़ेंगे। फिर चौथा गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर कोई भी आपका इंटरेस्ट है, कोई भी आपकी पेनल्टी है डिले पेमेंट के लिए, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर पांचवा गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर कोई भी सब्सिडी होगी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, अगर वो माइनस आपने कर दी थी, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इन पांचों को ऐड करने के बाद फिर आपकी वैल्यू निकल के आएगी। फिर माइनस में हमें क्या करना है? माइनस में करना है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की दो कैटेगरी होंगी, या तो होगा प्री सप्लाई डिस्काउंट या होगा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब मैंने कल भी कहा था कि प्री सप्लाई डिस्काउंट जो है बिल्कुल सिंपल डिस्काउंट है। प्री सप्लाई का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया होगा, जो भी आपको डिस्काउंट दिया होगा उसको माइनस करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। फिर आपका एक डिस्काउंट होगा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है, तो नाम से ही पता लग रहा है ऐसा डिस्काउंट जो सप्लाई होने के बाद मिलेगा। बट ऐसा डिस्काउंट जो सप्लाई होने के बाद मिलेगा, बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई जब हो जाएगी उसके बाद ही पता होगा। मतलब पता हमें पहले से ही होगा, पता हमें पहले से ही होगा, बट मिलेगा सप्लाई होने के बाद। अब बच्चा ये बात कहता है सर यही पॉइंट तो हमें समझ में नहीं आता ना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाले केस में सर दिक्कत आती है। पता आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ना हमें समझ में नहीं आता। ये वो दो कंडीशन जो आपने हमें क्लास के अंदर बताई थी ना, वो हम ना थोड़ी थोड़ी सी भूल गए हैं, तो एक बार अगर आप दोबारा से रिवाइज करवा दोगे तो हमें अच्छे से ना क्लियर हो जाएगा। देखो पहली कंडीशन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की ये है कि जब भी आप सप्लाई कर रहे हो उस टाइम या उससे पहले इस डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, जब भी आप सप्लाई कर रहे हो उस टाइम या उससे पहले इस डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए। बट ये डिस्काउंट आपको सप्लाई के टाइम पर नहीं मिलेगा, मिलेगा सप्लाई के बाद। और दूसरी कंडीशन ये निकल के आ रही है कि बायर ने इतनी वैल्यू का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि जब आपने सप्लाई की उस टाइम या उससे पहले इस डिस्काउंट के बारे में पता हो। और दूसरी कंडीशन ये निकल के आ रही है कि बायर ने ना इतनी वैल्यू पर जो भी उसने आईटीसी क्लेम किया होगा वो रिवर्स कर दिया हो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करेंगे, नहीं तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। एक बच्चा ये बात कहता है सर आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप हमें ये बता सकते हो, क्या आप हमें ये बता सकते हो, जैसे आपने बोला भाई कोई भी डिस्काउंट है वो हमें सप्लाई से पहले पता होना चाहिए बट मिलेगा वो सप्लाई के बाद, तो क्या इसका आप हमें एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, थोड़े दिन पहले ना फेस्टिवल गया था अभी दिवाली का। अब दिवाली से एक दिन पहले क्या होती है? धनतेरस होती है। आप सब जानते हो धनतेरस पे ना कोई सामान नया लेते हैं, मतलब चाहे वो बर्तन हो गया, चाहे वो झाड़ू हो गया, मतलब घर का कोई भी सामान हम नया लेके आते हैं। और मेनली काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं? बर्तन परचेस करते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं बर्तन का ना होलसेल का डीलर हूं, मेरा बर्तन का होलसेल वाला काम है। और सामने एक बच्चा बैठा है, बच्चे का नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम है अनुराधा। अब अनुराधा के फादर जो है ना, उनकी भी बर्तन की दुकान है और मेरी दुकान से वो बर्तन परचेस करते हैं। मैंने अनुराधा के फादर को बोला तो अनुराधा के फादर ने कहा कि सर हमें ना ये 3-4 अपना बाल्टियाँ, 3-4 अपना, ये क्या हो गया? बंद हो गया क्या? क्लास बंद हो गई है? क्लास में क्या दिक्कत आ गई? क्लास क्यों नहीं चल रही? नेट तो चल रहा है यार। आज मेरे को लग रहा है लाइव में कोई फिर दिक्कत आ रही है जी। ठीक है, लाइव में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आ रही है। तो ऐसा करते हैं, क्लास तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ, फिर मैं चाहे ना इसको बाद में अपलोड करके डाल दूंगा। ठीक है, बाद में ना फिर इसको मैं अपलोड करके डाल दूंगा। तो शायद इसमें ना नेट में कोई दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है जी। चलो तो मैं इसको कंटिन्यू करके चलता हूँ। तो सुनना आप ध्यान से, मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूँ जी। तो मैं एग्जांपल दे रहा था अनुराधा का, तो एग्जांपल ना अनुराधा का ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेट तो एक्सीलेंट कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, बट पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपनी क्लास हम कंटिन्यू करके चलते हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी। तो मान लो अनुराधा के फादर साहब ना बर्तन की दुकान इनकी है।
तो अनुराधा के फादर ने मुझे बोला कि सर इस बार ना मतलब हमें लगता है कि अच्छे कस्टमर आएंगे, तो आप जो वो प्लेट्स होती है ना, प्लेट्स हो गया या कटोरियाँ जो होगा ना, वो बढ़िया क्वालिटी की आपके पास हैं। तो मैं कहा टेंशन मत लो, अपना सामान बेचो। तो मैंने अनुराधा के फादर को बोल दिया, मैं कहा अंकल मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, अगर आपने इस मंथ के एंड तक अगर आपने इतनी सेल कर दी ना, तो वैसे नॉर्मल डिस्काउंट तो 5% है, मैं एडिशनल डिस्काउंट 5% और दूंगा। मतलब आप अभी ये सामान लेके जा रहे हो, आप अभी ये सामान लेके जा रहे हो, आप इस सामान को ले जाओ जी, आप इस सामान को ले जाओ, ठीक है जी, आप इस सामान को ले जाओ, ठीक है, आप इस सामान को ले जाओ। तो मैंने कहा आप इस सामान को ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा आप इस सामान को ले जाओ, अगर आप इस मंथ के एंड तक, अगर आप इस मंथ के एंड तक, क्लास में ना यार दिक्कत आ रही है, वाईफाई में दिक्कत आ रही है, तो मैं अपनी क्लास कंटिन्यू करके चल रहा हूँ, तो बाद में फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, कि मैंने अनुराधा के फादर को बोला, मैं कहा अंकल आप ना इस मंथ के एंड तक अगर आप इतनी सेल कर दोगे ना, तो मैं आपको ना एडिशनल डिस्काउंट और दूंगा। अब सोच के बोला, मैंने क्या बोला कि अंकल को कि अगर आप इतनी प्लेट्स अगर आप सेल कर दोगे, इतनी सेल अगर आप कर दोगे, मैं एडिशनल डिस्काउंट और दूंगा। अब सोच के बोला एडिशनल डिस्काउंट और दूंगा, वो पता कब लगेगा, मंथ के एंड में, क्योंकि अगर अनुराधा के फादर मंथ के एंड में अगर इतनी सेल कर देंगे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये डिस्काउंट अनुराधा के फादर को पहले से पता, नहीं पता? यस पता है। बट क्या ये डिस्काउंट सप्लाई से पहले मिलेगा, सप्लाई के बाद मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई के बाद मिलेगा। अब जो डिस्काउंट सप्लाई के बाद मिलेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, जो डिस्काउंट सप्लाई के बाद मिलेगा उसको हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। मतलब पता हमें पहले से होता है, बट ऐसा डिस्काउंट जो हमें सप्लाई के बाद मिलेगा ना, वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाली कैटेगरी में कवर होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा उस डिस्काउंट को भी हम माइनस करेंगे, बट दो कंडीशन है। पहली कंडीशन डिस्काउंट पता पहले से हो, और दूसरी कंडीशन बस ये निकल के आ रही है कि भाई साहब सामने वाली पार्टी ने जो आईटीसी है ना, वो आईटीसी रिवर्स कर दिया। अब एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, क्या नाम आपका? अरे छोड़ो ना, अब लाइव क्लास बंद हो गई तो क्या हो गया, आप इसको बाद में देखोगे तो आपको लाइव वाली फीलिंग आएगी। हर्ष, ओए ओए, क्या मतलब है ये? छोड़ दो ना, अब लाइव क्लास बंद हो गई, अब क्या करें, नेट ही बीच में गायब हो गया, वाईफाई वाले को क्या करूं बताओ, वाईफाई गायब हो गया, अब क्या क्लास नहीं देखनी क्या आपने? तो फिर इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब हर्ष ये बात कह रहा है सर ये आईटीसी वाला पॉइंट जो आप बता रहे हो ना, इसी पॉइंट में दिक्कत आती है बस। मतलब ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया भाई, डिस्काउंट हमें पहले से पता हो बट मिलेगा डिस्काउंट सप्लाई के बाद, बट हमें ना ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा जो आपने कहा कि बायर ने उतनी वैल्यू का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो, ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा। अब सुना ध्यान से हर्ष, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो अब यहां पे ना मिस्टर वीजिंग है, अब यहाँ पे मिस्टर वीजिंग है, यहाँ पे मान लो मैं हूं, और यहाँ पे मान लो हर्ष है या हर्ष के फादर साहब है, या हर्ष है हर्ष के फादर साहब, इन दोनों में से किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। हर्ष बताओ किसका एग्जाम्पल लेके चलूं? आपका एग्जाम्पल ले लो ना, बुरा तो नहीं मानोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हर्ष है और यहाँ पे मान लो मिस्टर वीजी है। अब मेरी जो है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है, मेरी करियाने की दुकान है, मेरी बहुत बड़ी करियाने की दुकान है, जस्ट लाइक ए बिग बाजार, मतलब जैसे बिग बाजार होता है, रिलायंस फ्रेश होता है, मेरी ऐसी दुकान बनी हुई है, ठीक है, मेरी ऐसी दुकान बनी हुई है। तो हर्ष के फादर साहब जो है उनकी करियाने की दुकान है। अब हर्ष के फादर हर महीने मेरी दुकान पे आते हैं, महीने का इकट्ठा राशन वो यहाँ से लेके जाते हैं, तो वो डिस्काउंट भी लेके जाते हैं और राशन भी लेके जाते हैं। तो हर्ष के फादर साहब जो है इस 1 नवंबर को मेरी दुकान पर आए, तो 1 नवंबर को मेरी दुकान पर आए, तो हर्ष के फादर ने क्या किया, यहाँ पे इतनी बड़ी उनके पास एक ट्रॉली थी, तो ट्रॉली लेकर हर्ष के फादर अपना क्या करने चले गए, अपना सामान जो है वो सामान को लेने के लिए चले गए। इन्होंने यहाँ पे सामान डालना स्टार्ट कर दिया। अब सामान डालना जब स्टार्ट किया, हेलो भैया, ओए अंकल अंकल, इधर 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 देख लो यार, क्या मतलब है ये? सर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है पूरी जिंदगी लगे रहना, समझ में नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूँ, आधे बच्चों के ऊपर से जाता है ये। रटने वाले बच्चों को ना बस इतना पता है, प्री सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होता है, उनको ये नहीं पता कंडीशन क्या है, और अगर कंडीशन पता उनको समझते नहीं कंडीशन वो है क्या, और एग्जाम में क्वेश्चन बन गया ना, आप गलती करके आओगे एग्जाम के अंदर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एग्जाम्पल से समझ लोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो हर्ष के फादर ने क्या किया, अपना इस ट्रॉली में अपना सामान लेकर यहाँ पे मेरे काउंटर के ऊपर आ गए। तो हर्ष के फादर साहब ने जब, या हर्ष ने जब अपना सामान काउंट करवाया, तो मैंने क्या किया, अपना क्यूआर कोड स्कैन किया, इधर रखा, 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 मतलब मैंने सारा सामान जो है इनके फादर का निकाल के यहाँ पे रख दिया। तो हर्ष ने बोला कि सर मेरा बिल कितना बन गया? मैं कहा हर्ष तुम्हारा बिल जो बन गया ना, वो बन गया 47,000 रुपये का तुम्हारा बिल बन गया।
तो कह रहा है ठीक है सर 1 मिनट रुको, ये अपना मैं डेबिट कार्ड दे रहा हूँ, ये क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ, तो 47,000 रुपये की पेमेंट कर दो। तो मैं कहा हर्ष मैं तुम्हें ना एक फ़ायदे की बात बताता हूँ, हमारी दुकान में ना अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है कि अगर तुम 50,000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करोगे, मैं दोबारा कह रहा हूं कि हमारी दुकान में एक ऑफर चल रहा है, हमारी दुकान में एक ऑफर चल रहा है कि अगर तुम 50,000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करोगे ना तो 20% कैशबैक मिलेगा। क्या ऑफर चल रहा है हर्ष? कि अगर तुम 50,000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करोगे तो तुम्हें 20% जो है वो 20% कैशबैक मिलेगा। तो हर्ष ने कहा भाई मेरी शॉपिंग तो मेरी हो गई है, पूरी की पूरी शॉपिंग मेरी हो तो चुकी है, 47,000 रुपये की शॉपिंग है। मैं कहा तुम्हें मैं फायदे की बात बोल रहा हूं, अब तुम 47,000 रुपये की शॉपिंग करोगे, बताओ तुम्हें कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, तुम्हें पूरे 47,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो बढ़िया कि तुम 3,000 रुपये की शॉपिंग और कर लो ना भाई, 20% तुम्हें कैशबैक मिलेगा। अब जो 20% कैशबैक मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। मतलब अगर 50,000 रुपये की शॉपिंग होगी तब ये 20% कैशबैक मिलेगा, नहीं तो कैशबैक नहीं मिलेगा। अब देखो सप्लाई से पहले मुझे पता है, सप्लाई से पहले मुझे पता है, बट मिलेगा कब? सप्लाई होने के बाद मिलेगा। तो ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, बस ये बात ध्यान देना। तो हर्ष ने अपने पापा से पूछा कि पापा क्या हमें सामान जो है, क्या हमें सामान और परचेस करना चाहिए? तो हर्ष के फादर ने बोला बेटे 2-3 हज़ार रुपये की बात है, आगे दिवाली, अभी दिवाली के बाद फिर अपना क्रिसमस आ रहा है बेटे, वो लाल टोपियां ले लेते हैं बेटे, वो अपना सेंटा क्लॉज वाले कई बच्चे आते हैं तो ना उसकी ड्रेस थोड़ी ले लेते हैं और चॉकलेट्स ले लेते हैं, न्यू ईयर भी आ रहा है, थोड़ी बहुत और परचेस कर लेते हैं, हमारा तो भाई 20% का कैशबैक मिलेगा। तो हर्ष ने बोला पापा ठीक है। अब हर्ष के फादर भाई साहब दोबारा से, हर्ष और हर्ष के फादर दोबारा से वो रेडी लेके गए अपना वहां पे और काफी सारा सामान लेकर आ गए। अब जब वो सामान लेके आए तो अब उसने कहा, हर्ष ने कहा जी अब एक बार चेक करना बिल कितने का बना। मैं कहा हर्ष अब जो तुम्हारा बिल बन रहा है ना, अब तुम्हारा बिल जो बन रहा है वो 60,000 रुपये का बिल बन रहा है। मैंने क्या बोला? अब जो तुम्हारा बिल बन रहा है वो बिल कितने का बन रहा है? अब तुम्हारा बिल जो बन रहा है ना वो 60,000 रुपये का बिल बन रहा है। कितने का बिल बन रहा है जी? अब जो तुम्हारा बिल बन रहा है वो 60,000 रुपये का बिल बन रहा है। अब 60,000 रुपये का बिल बन रहा है, इस पे जीएसटी भी लगेगा, तो मान लो 18% जीएसटी लगेगा, तो 60,000 रुपये का बिल। तो मैं कहा हर्ष 60,000 रुपये का बिल है, 18% जीएसटी है, तो ये 10,800 रुपये का अपना तुम्हारा टोटल हो गया। तो 60,000 रुपये इसमें जोड़ दूंगा तो 70,800 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे, 70,800 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। अब 70,800 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। हर्ष कह रहा है यार क्या तुम पागल हो क्या विवेक? यार तुमने अभी कहा कि 50,000 रुपये से ऊपर का सामान लेंगे तो 20% कैशबैक मिलेगा, तो भाई 60,000 रुपये का सामान लिया, इसमें से पहले 20% माइनस कर, 48,000 रुपये, 48,000 रुपये तो जीएसटी एप्लीकेबल कर, तो मैं तो इतनी पेमेंट करूंगा ना। मैं कहा यार हर्ष यार तुम पढ़े लिखे इंसान हो, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं कहा मैंने सुना यार तुम सीएस भी कर रहे हो और दूसरा तुम फिर विवेक सर से कोचिंग भी ले रहे हो तुम। अब जो गाबा सर से कोचिंग ले रहा हो वो ऐसी ऐसी बातें करता है क्या? एक बात बता, कैशबैक का मतलब क्या होता है? कैशबैक तो भाई तेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, तो तेरे अकाउंट में जो तूने 60,000 रुपये का सामान लिया 12,000 रुपये तेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, तो टेंशन क्यों ले रहे? तो मैं अभी थोड़ा डिस्काउंट करूंगा। कैशबैक का मतलब होता है कि तेरे अकाउंट में 2 से 3 दिन के अंदर ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत ले। तो हर्ष ने कहा फिर अब मुझे कितने देने पड़ेंगे? मैं कहा ऑब्वियस ही बात है 60,000 रुपये, इसका 18% जीएसटी, 70,800 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। हर्ष ने कहा ठीक है जी। अब हर्ष ने क्या किया, 70,800 रुपये की पेमेंट कर दी मुझे, 60,000 रुपये मैंने जेब में डाल दिए और 10,800 रुपये मैंने पेमेंट कर दिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जीएसटी था मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद क्या हुआ कि हर्ष के अकाउंट में ना, हर्ष के अकाउंट में मैसेज आ गया, मैसेज आ गया, क्या मैसेज आ गया कि 12,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। भाई साहब हर्ष की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कह रहा ये 12,000 रुपये कहाँ से क्रेडिट हो गए? मैंने तो मतलब मेरे को तो किसी ने पेमेंट भी नहीं कर रही। फिर इसने अपना घर में बोला मम्मी 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 देखो 12,000 रुपये क्रेडिट हो गए। पापा को बोला पापा 12,000 रुपये की लॉटरी लग गई, पापा पापा 12,000 रुपये की लॉटरी लग गई। पापा कह रहे नालायक कहीं के, 12,000 रुपये की लॉटरी नहीं लगी है, नालायक कहीं का, 12,000 रुपये की लॉटरी लग गई तेरी, आ तेरी लॉटरी लगवाऊं। 60,000 रुपये का पिछले हफ्ते तू सामान लेके आया है, उसका 20% कैशबैक जो है वो कितना बनता है? 12,000 रुपये ना, तो वही कैशबैक आया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा वो 12,000 रुपये कैशबैक आना था। यस पापा वो कैशबैक आ गया। तो अब जैसे ही हर्ष ने बोला ना यस कैशबैक आ गया, तो हर्ष को लगा पापा आपको नहीं लग रहा विवेक ने हमारे साथ नाइंसाफी कर ली? तो पापा ने बोला बेटे क्या ही नाइंसाफी कर ली? भाई पापा एक बात बताओ, अब जो ये 12,000 रुपये हमें वापिस आ गया, अब 12,000 हमें वापिस आ गया तो हमें सामान कितने का पड़ा? ऑब्वियस सी बात है 48,000 का बना।
अब जो पापा 48,000 रुपए का सामान बना तो हमें जीएसटी तो 48,000 पर देना चाहिए था ना, बट वो विवेक जो है वो जीएसटी ले गया 60,000 रुपए के ऊपर। पापा ने कहा यार हर्ष, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा बाबू इधर आ, मेरा बच्चा कहाँ से पढ़ता है तू? पापा मैं तो अपना वो अपना गाबा सर से पढ़ता हूँ ना। तो बेटे 12,000 रुपए का जीएसटी तो फिर तूने अपना एक्सेस पे कर दिया होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो 48,000 रुपए बनता है, एक्चुअल में तो 48,000 पर बनता है। अब तू देकर आ गया 60 पे, तो बेटे जाके फिर गाबा सर से बात करके आना कि 12,000 रुपए का जीएसटी वापस करें। तो मैंने कहा पापा रुको, मैं अभी जाता हूं गाबा सर के पास। भाई 60,000 पे जीएसटी कैसे ले लिया? जीएसटी हमारा 48 पर बनता है, तो 12,000 जो मेरे को कैशबैक आया उसका जीएसटी वो मुझे वापस करें। प्रॉब्लम क्या यहां पे निकल के आ रही है कि जब हर्ष या हर्ष के फादर ने 60,000 रुपए का सामान लिया था ना, तो हर्ष के फादर ने अपनी बुक्स में आईटीसी क्लेम कर लिया था 10,800 रुपए का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये लोग भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने अपने बिजनेस के लिए सामान लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया 10,800 रुपए का कि मुझे गवर्नमेंट से 10,800 रुपए लेने हैं, इसने आईटीसी क्लेम कर लिया। और जब इसने आईटीसी क्लेम कर लिया तो अब हर्ष गया विवेक के पास। तो भाई साहब इसने बोला विवेक गाबा कहाँ है, गाबा कहाँ है, गाबा कहाँ है, गाबा कहाँ है? तो बाहर गार्ड ने बोला भाई साहब गाबा गाबा क्या बोल रहे हो, गाबा सर बोलो यार, ये अंदर बैठे हैं दुकान के अंदर यार, ऐसे की तैसे गाबा कहाँ है, गाबा बता गाबा कहाँ है, गाबा कहाँ है, ओए गाबे। मैंने कौन है, ओए कौन है, कौन है? हर्ष हूं मैं, हर्ष। तो मैं कहा हाँ हर्ष हर्ष हर्ष, फिर हर्ष ना, फिर खुश हो ना, क्यों रो रहा है? कह रहा क्या मतलब है तेरा? नहीं पागल ना रखेगा, तेरी दुकान पे सारे कस्टमर खाली करवा दूंगा। मैं कहा ओए क्या है, मतलब क्या क्या मतलब है तेरा, क्या हो गया तुझे? कह रहा एक बात बताओ भाई साहब, आपने 60,000 रुपए का सामान बेचा, 12,000 मेरे पास कैशबैक आ गया, 48,000 रुपए का सामान हो गया, तो जीएसटी 48 पर बनता है, तुमने 60,000 पर जीएसटी कैसे ले लिया? तो मैं कहा भाई साहब उस टाइम जब इनवॉइस 60 का कटा तो 60 पर ही जीएसटी लूंगा ना, और वो जीएसटी मैंने तो पे कर दिया गवर्नमेंट को। तो इसने हर्ष ने कहा भाई साहब मेरे को ना 12,000 रुपए का जो जीएसटी बनता है मुझे वापिस चाहिए। मेरे को भाई साहब सुनना मेरी बात, मेरे को 12,000 रुपए का जो जीएसटी बनता है ना मुझे वापिस चाहिए वो जीएसटी। सुन रहे हो मेरी बात? क्योंकि भाई साहब 12,000 रुपए का जीएसटी मैं ज्यादा दे चुका हूं, क्योंकि जो कैशबैक मेरे पास आ गया उसका जीएसटी मैं क्यों पे करूं? तो मैंने कहा यार 2 मिनट यार पानी पुनी पिलाओ यार इस बच्चे को, बच्चा गिर ना जाए यार, चक्कर चुक्कर ना जाए, बिठाओ यार 2 मिनट रुक तो जा, क्या हो गया, गुस्से में क्यों है इतना? मैं कहा रुक अभी मैं गवर्नमेंट की कॉल करता हूँ, गवर्नमेंट के पास जाता हूँ, गवर्नमेंट से रिफंड लेके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू टेंशन मत ले यार। मैंने कॉल कर दिया गवर्नमेंट को, मैंने कॉल कर दिया गवर्नमेंट को। मैं कहा यार गवर्नमेंट 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 का क्या हो? मैं कहा यार गवर्नमेंट यार दिक्कत आ रही है यार, हर्ष लड़ता हो मेरी दुकान के ऊपर आ गया, वो आपको मैंने 60,000 पर जीएसटी दिया था ना, तो लठ लेके आ गए, तो 3-4 गुंडे भी लेके आ गए मेरे को मारने पीटने के लिए, तो ये 12,000 रुपए का जीएसटी ना वापिस मांग रहा है। अब गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कर, एक लठ तू भी निकाल ले, एक डंडा ना तू भी निकाल ले, और हर्ष के सामने खड़ा हो जा। हर्ष जो ज्यादा चालाक बन रहा है ना, हर्ष को तो मैं सिखाता हूं। मैं कहा क्या किया उसने, क्या किया मेरे को भी बताओ ना, मैं भी तो चिल्लाऊंगा, मेरे कस्टमर खराब कर, मेरी दुकान पे के चिल्ला रहा है। कह रहे एक बात बता, तूने 60,000 रुपए का बिल काटा? मैं कहा हाँ काटा। कह रहे कितना जीएसटी चार्ज किया? मैं कहा 10,800 रुपए जीएसटी चार्ज किया। कह रहे हर्ष ने आईटीसी कितने का क्लेम किया? मैं कहा 10,800 रुपए क्लेम किया। कह रहे क्या बता, अब जो हर्ष 12,000 रुपए का जीएसटी वापिस मांगने के लिए आ रहा है, तो भाई साहब जो 12,000 रुपए का जीएसटी हम उसे वापस करेंगे, तो क्या 12,000 रुपए के जीएसटी जो अमाउंट है, क्या उसका जीएसटी उसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा? भाई उसने 60,000 पे आईटीसी क्लेम किया हुआ है, तो जब 48,000 रुपए की वैल्यू है तो आईटीसी बनता भी किस पे है? 48,000 पे। तो भाई साहब जो 12,000 रुपए की एक्सेस वैल्यू है उस पे जो भी उसने जीएसटी पे किया, तो उतने का तो आईटीसी वो रिवर्स भी तो करेगा। एक मिनट रुक जाओ गवर्नमेंट, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। ओए हर्ष इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। हाँ हाँ क्या क्या? हर्ष कह रहा क्या? मैं क्या? एक बात बता, तूने आईटीसी कितने का क्लेम किया भाई? कितने का क्लेम किया तूने आईटीसी? कह रहा भाई साहब 10,800 रुपए का क्लेम किया है, 60,000 रुपए का जीएसटी। कहता है अच्छा नहीं, एक बात बता, तू 12,000 रुपए हमारे पास वापस लेने के लिए आ गया कि 12,000 रुपए का जीएसटी वापस करो, तो 12,000 रुपए के जीएसटी का जो आईटीसी है क्या तू अपनी बुक से रिवर्स नहीं करेगा? हर्ष शांत, हर्ष के पैर कहां पर है यार, इसको कैसे पता लग गया भाई, तो मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं कहा भाई साहब गाबा सर से मैं भी पढ़ा हूं, वो पता लगा दुकान के ऊपर बैठ गया, नॉलेज मुझे भी है कि जो 12,000 रुपए का तुमने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया हुआ है उसके जीएसटी का, तो क्या वो आईटीसी तुम रिवर्स नहीं करोगे? यही कंडीशन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में है कि हम 60,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे,
ये जो 12,000 रुपए का डिस्काउंट है ना, इसको माइनस कर देंगे हम, जीएसटी 48,000 पर ही लेंगे, बट सामने वाली पार्टी ने उतनी वैल्यू का जो जीएसटी बनता है उसका आईटीसी रिवर्स कर दिया होगा तो हम 48,000 पे लेंगे, नहीं तो फिर हम पूरे 60,000 पे लेंगे। तो बस वही पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन, जब सप्लाई कर रहे हो उस टाइम या उससे पहले पता होना चाहिए आपको बाद में डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरी कंडीशन कि बायर ने जो डिस्काउंट माइनस करने की बात हो रही है, अगर उसने उसका आईटीसी क्लेम कर रखा है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये सेकंड कंडीशन निकल के आ रही है। तो उम्मीद करूंगा आपको कंडीशन समझ में आती है जी। तो बस ये डिस्काउंट हमें माइनस करने हैं। एक बार अब यहाँ पे देख लेना जी, प्री सप्लाई डिस्काउंट है और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। देखो जी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कंडीशन, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है, वही एग्रीमेंट में एस्टेब्लिश हो, मतलब पहले से आपको पता हो, और दूसरा आईटीसी जो है वो रिवर्स कर दिया हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करेंगे, नहीं तो हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे जी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैं आपकी लाइव चैट नहीं पढ़ रहा, बट कम से कम आपके एक्सप्रेशन में देख रहा हूँ, जो आपके हालात चेहरे पे देख रहे हैं मेरे को सब पता लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पक्का पक्का, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या आइटम जोड़नी है, क्या आइटम माइनस करनी है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब दो तीन पॉइंट ना डिस्काउंट से रिलेटेड और हैं जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, बच्चा गलती करके आता है। अच्छा, एक डिस्काउंट ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना स्टैगर्ड डिस्काउंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना कि स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होता नहीं होता। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बना ना स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होगा या नहीं होगा, बच्चा भाई साहब कहता है पेपर बाहर से आ गया। कह रहा भाई पेपर बाहर से आ गया, कुछ नहीं कराया गाबा ने। अब मैं कई बच्चे देख रहा था, कई बच्चे कह रहे हैं सर 56 पेज पढ़ के इनकम टैक्स क्लियर कर देंगे। मतलब देख रहे हो आपको क्या चाहिए। आप तो कल मेरे को पता क्या कह दोगे, कल मेरे को कह दोगे सर 10 पेज पढ़ के क्या इनकम टैक्स क्लियर कर देंगे, सर बिना पढ़े क्लियर कर देंगे। यार 56 पेज किस लिए, 56 पेज रिवीजन के लिए भाई साहब, सुपर फास्ट रिवीजन के लिए वो। 56 पेज पढ़ के इनकम टैक्स क्लियर करने का भैया मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, कल आप मुझे गालियां निकालने के लिए बैठ जाओ, कोई भी गारंटी नहीं लेगा यार। 56 पेज में पूरा इनकम टैक्स भाई साहब, 1000 पेज की बुक है, 1000 पेज की बुक को 56 पेज में कंसाइज कर दिया। तुम क्या सोच रहे हो, मतलब 56 पेज में तुम्हारे 60 नंबर आ जाएंगे क्या। वो इसलिए है कि जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है उसके पास टाइम नहीं है कि मैं कैसे रिवाइज करूं, उसको रिवाइज करने के लिए ये चीज है। अगर आपने पहले पढ़ा ही नहीं है और आप ये सोच रहे कि मैं 56 पेज पढ़ के चला जाऊं, तो भाई 30 से 40 नंबर की गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। उसके ऊपर की गारंटी कोई मेरी नहीं है, क्योंकि अगर 56 पेज के पढ़ के 30 से 40 नंबर का वेटेड उसके अंदर से आ रही है तो आप समझ सकते हो वो 56 पेज कितने काम के हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि 56 पेज पढ़ के आप 80 नंबर लेके आ जाओगे, वो सबसे बड़ा झूठ है, और कोई भी बोलेगा वो झूठ ही है। तो ये बेकार की बातें मत किया करो, आप ये किया करो सर 56 पेज पढ़ के क्या रिवीजन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यस रिवीजन हो जाएगी, और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन होगी जी, ठीक है। चलो तो अब क्लियर हो गया जी। तो अब मैंने क्या बोला, स्टैगर्ड डिस्काउंट। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन बना ना स्टैगर्ड डिस्काउंट, तो बच्चा बोला भाई साहब पेपर बाहर से आ गया। स्टैगर्ड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आपने शायद देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में ना, आज ये डिस्काउंट बहुत चल रहा है। इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं परचेज मोर सेव मोर। क्या बोलते हैं, बाय मोर सेव मोर, मतलब जितना ज्यादा बाय करोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4000 रुपए की शॉपिंग पे 200 रुपए डिस्काउंट है, 6000 रुपए की शॉपिंग पे 400 रुपए डिस्काउंट है, 8000 रुपए की शॉपिंग पे 600 रुपए डिस्काउंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने डिस्काउंट देखा होगा। अब जो ये डिस्काउंट आपने देखा है, सोच के बोला क्या ये डिस्काउंट हमें पहले से पता नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है पता है भाई। क्या ये डिस्काउंट हमें पहले से पता नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है पता है। तो क्या ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होगा, नहीं होगा, 100% माइनस होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखो यहां पे जी, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, देखो जी स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, तो ऑब्वियस बात है इसको हम वैल्यू में से माइनस करके चलेंगे, 100% माइनस होगा। तो एग्जाम में गलती मत करके आना, अगर वो स्टैगर्ड डिस्काउंट के बारे में कह रहा है यस माइनस होगा। अगला फिर डिस्काउंट है पीरियोडिक डिस्काउंट हो गया, ईयर एंडिंग डिस्काउंट हो गया, वॉल्यूम डिस्काउंट हो गया। वही जो मैंने आपको बताया कि अनुराधा के फादर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा हम बर्तन परचेस करेंगे। मैं कहा अंकल अगर टर्नओवर आपकी अच्छी होगी मैं एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, बट वो कब दूंगा, इस मंथ के एंड में। तो चाहे वो मंथ एंड डिस्काउंट हो, चाहे वो ईयर एंड डिस्काउंट हो, मतलब उसने लिखा ना पीरियोडिक डिस्काउंट, मतलब आपको पता है मिलेगा, बट वो मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो क्या वो डिस्काउंट भी हम वैल्यू में से माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, यस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो 100% माइनस करेंगे। बट एक डिस्काउंट हमारा होता है यहां पे सेकेंडरी डिस्काउंट। अब सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब क्या है, ऐसा डिस्काउंट जिसका पहले से कोई अता पता ही नहीं था,
मतलब पहले से हमने सोचा ही नहीं था हम ये डिस्काउंट देंगे, पहले हमने सोचा ही नहीं था, बट बाद में अचानक हमने डिस्काउंट दे दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक ना नया कस्टमर है मेरे पास आया, सामने एक बच्चा बैठा, क्या नाम है आपका, ओए ओए अंकल 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 इधर इधर, मेरे बच्चा क्या क्या बिस्किट खाओगे, खाओगे बिस्किट, ये नारियल 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 खाओगे, सूखा नारियल, इसको क्या गरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाओगे ये फ्रूटी पियोगे। बच्चे कह रहे हमें आपकी समझ नहीं आती, आप किचन साथ लेके बैठते हो क्या, मेरे पास सब सामान पड़े हैं यहाँ पे, ये चूल्हा पड़ा हुआ है, ये चाय पत्ती पड़ी है, चीनी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, बताओ क्या खाना है आपने, हैं, क्योंकि आपको तो नींद आ रही है, आप खा खा के यही तो काम करते हो, खाया सो गया, खाया सो गया, खाया सो गया, काम खत्म। नालायक कहेंगे, शाम के टाइम नींद आ रही है आपको। इधर देखो ध्यान से, तो अब क्या हुआ, एक कस्टमर है मेरे पास आया, और वो कस्टमर ना बिल्कुल नया कस्टमर है, बिल्कुल नया कस्टमर है। अब मुझे नहीं पता था कि उसकी सेल कितनी होगी, बट भाई साहब उसने क्या किया, उसको मैंने स्टार्टिंग में कोई कमिटमेंट नहीं किया था कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, भाई मेरे लिए तो वो नॉर्मल कस्टमर है ना, बट उसने इतनी बढ़िया सेल की, इतनी बढ़िया सेल की, मैंने खुश होकर बाद में कहा कि मैं तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। अब जब मैंने बाद में कहा कि मैं तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, तो ये डिस्काउंट का पहले कोई अता पता ही नहीं था। अब जब ये डिस्काउंट का पहले कोई अता पता नहीं था, बाद में अचानक से डिस्काउंट मैंने दे दिया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब इतनी बात ध्यान देना, इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं करेंगे, मतलब इस पे जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट ऐसा है जो सप्लाई के टाइम या उससे पहले पता नहीं था जी। तो देखो बस ये 3 क्लैरिफिकेशन है, ये हमने क्लास के अंदर भी की थी। देखो पहला स्टैगर्ड डिस्काउंट, क्या माइनस करेंगे, यस करेंगे। पीरियोडिक डिस्काउंट, ईयर एंडिंग डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, क्या माइनस करेंगे, यस माइनस करेंगे। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या माइनस करेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि ये डिस्काउंट ऐसा है जिसका पहले से कोई भी अता पता नहीं है, और जब अता पता ही नहीं है, बाद में अचानक से डिस्काउंट मिला, तो भाई साहब वो डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके 15(3) जो डिस्काउंट वाला है ना, अब हमारा खत्म हो जाता है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का लॉक कर दूं तो 15(1) भी हमारा खत्म हो गया, 15(2) भी हमारा खत्म हो गया, 15(3) भी हमारा खत्म हो गया। तो फाइनली अब जाके ना ये लगा लो 15(1, 2, 3) हमने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ, अब ये बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब जो अगला पॉइंट हमें स्टार्ट करना है, वो हमें स्टार्ट करना है 15(4), जहां पे हम जाएंगे चंपा चंपा करते हुए, हम वैल्यूएशन रूल्स के पास जाएंगे। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, क्या मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे ये बता दे कि 15(1) एप्लीकेबल कब नहीं होता, बताओ। मेरी क्लास में कोई सिंगल बच्चा भी अगर इंटेलिजेंट हो ना, मेरे को बस ये बता दे कि 15(1) जो है, 15(1) एप्लीकेबल किस केस में नहीं होता। बोलो, कोशिश करो बोलने की यार, ऐसा नहीं है कि आप लाइव नहीं बैठे, अब नेट चला गया, इसके अंदर वाईफाई चला गया, पता नहीं अभी भी वाईफाई नहीं आ रहा, क्या क्लेश हो गया पता ही नहीं मेरे को। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, मैं बाहर जाके चेक करूंगा वाईफाई क्या हुआ, मैं बीच में जाऊंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को एक बात सोच के बताओ, मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि ऐसा कौन से केस होंगे कि जहां पे 15(1) में वैल्यू नहीं निकल के पा रही, मतलब ऐसे कौन से केस होंगे जहां पे वैल्यू 15(1) में नहीं निकल पा रही। याद करो, आपको मैंने कहा था कि 2 कंडीशन है, बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और प्राइस एक सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, सर अगर बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन हैं, ध्यान सुनना, अगर बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन हैं, तो क्या 15(1) एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। प्राइस एक सोल कंसीडरेशन नहीं है, क्या 15(1) एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा ना, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में हम 15(4) के पास जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझो कि 15(4) एप्लीकेबल तब होता है अगर वैल्यू आपकी 15(1) में कैलकुलेट नहीं हो रही, तो 15(4) एप्लीकेबल होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जहां 15(1) नहीं है तो 15(2) की बात नहीं होगी, 15(3) की बात नहीं होगी। तो भैया क्योंकि 15(1) में ही तो 2 जोड़ते हैं ना, जब 1 की वैल्यू ही नहीं है तो 2 और 3 का मतलब ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जहां 1 एप्लीकेबल नहीं होगा वहां 4 एप्लीकेबल होगा। और 4 ये बात कहता है कि रूल नंबर 27 से रूल नंबर 31 तक आपके जो भी रूल्स होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालोगे। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे रूल नंबर 27 कब लगेगा, 28 कब लगेगा, 29 कब लगेगा, 30 कब लगेगा, 31 कब लगेगा, ये सारी बात नहीं है। एक बार आप चेक करना रूल नंबर 27, देखो जी, रूल नंबर 27 कब एप्लीकेबल होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर कंसीडरेशन इज नॉट होल इन मनी। मतलब 27 तब लगेगा अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है, मतलब कुछ पैसा मनी में है, कुछ नॉन मनी में है, या अगर सारा कंसीडरेशन ही नॉन मनी फॉर्म में है, तो वैल्यू 27 में कैलकुलेट करेंगे।
फिर 28 कब लगेगा? अगर सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है। याद करो, हेलो हेलो भैया भैया, ओए 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 ओए, इधर याद करो शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 जो हमने किया, इवन शेड्यूल 2 छोड़ो, शेड्यूल 1 में पैरा 2, शेड्यूल 1 के अंदर पैरा 2 क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इनके बीच में अगर सप्लाई करोगे तो वैल्यू निकालेंगे 28 में। तो मतलब अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है, मतलब कुछ मनी में कुछ नॉन मनी में, या सारा ही नॉन मनी में है, तो 27। अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है, 28। फिर 29 देखो जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट, मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। याद आ रहा है? पैरा 3, पैरा 3 में क्या लिखा था? अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करेगा, एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करेगा, उसको हम सप्लाई मानेंगे, तो उस केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूल नंबर 29। फिर रूल नंबर 30 है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन कॉस्ट बेसिस। मतलब कॉस्ट बेस का मतलब है कि अगर तुम्हारी वैल्यू ऊपर दिए गए किसी भी रूल में कैलकुलेट नहीं हो रही तो उसकी वैल्यू हम कॉस्ट बेस पे निकालेंगे। और फिर रूल नंबर 31 ये बात कहता है भाई साहब बेस्ट जजमेंट, कि अब तुम अपनी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करोगे, डिपार्टमेंट तुम्हारी वैल्यू निकालेगा। तो आओ जी, बिल्कुल सिंपल हैं, 27 से लेके ना 31 तक जितने भी रूल्स हैं बिल्कुल सिंपल हैं, थ्योरी बेस हैं, प्रैक्टिकल इसमें कुछ भी नहीं है। तो बातें हमें याद करनी है। अगर आप 10 से 15 मिनट सुन लोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये रूल्स अपने खत्म हो जाएंगे जी। आओ जी, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज रूल नंबर 27 के अंदर वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो जी, अब रूल नंबर 27 ये बात कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी। इट मीन्स अगर सारा कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं है, मतलब कुछ मनी फॉर्म में है कुछ नॉन मनी फॉर्म में है, तब क्या होगा? और अगर सारा कंसीडरेशन नॉन मनी फॉर्म में है तब क्या होगा? तो 27 कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा। अब 27 में ना सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है कि जो भी तुमने सप्लाई किया उस सप्लाई की जो भी ओपन मार्केट वैल्यू होगी, मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वो तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। इट मीन्स मैंने आपको सप्लाई की, आपने कुछ पैसा मनी में दिया कुछ पैसा नॉन मनी में दिया। तो सबसे पहला पॉइंट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो मैंने सप्लाई की है उस सप्लाई की मार्केट में क्या वैल्यू है। तो जो मार्केट में वैल्यू होगी ना, जो मार्केट में लोग चार्ज कर रहे होंगे, उसी वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू बना देंगे, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू। अब बच्चा ये बात कहता है सर अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, मतलब मार्केट वैल्यू निकल ही नहीं सकती या मार्केट वैल्यू निकल के ही नहीं आ रही, तो क्या होगा? तो अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जितनी तुमने मनी में वैल्यू दी है वो, और जितनी तुमने नॉन मनी के अंदर वैल्यू दी है, मैंने इन काइंड में दी है, उस इन काइंड की मार्केट में क्या वैल्यू है वो निकाल लो। तो मनी प्लस में इन काइंड की मनी वैल्यू, इन दोनों को जोड़ के तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। नहीं सर नहीं, नहीं सर नहीं, नहीं सर प्लीज प्लीज प्लीज, गाबा सर गाबा सर गाबा सर गाबा सर सुनो ना, ओए ओए सुनो ना एक मिनट, नहीं आया समझ? नहीं नहीं सर सच्ची कसम लगे सर, कसम से नहीं समझ में आया, झूठ नहीं बोल रहे, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा समझेंगे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने हर्ष को ना कोचिंग दी। अब हर्ष को कोचिंग दी तो हर्ष ने क्या किया, 5000 मुझे कैश में पे कर दिया और साथ में ना इन काइंड में मुझे कुछ दिया, मतलब एक तो 5000 पे कैश में और साथ में इन काइंड में दिया। तो वैल्यू निकालनी है क्योंकि कंसीडरेशन सोल कंसीडरेशन नहीं है, तो रूल नंबर 27 के पास जाना पड़ेगा। रूल नंबर 27 के पास गए तो गवर्नमेंट ने बोला विवेक एक बात बता, जो तू कोचिंग की सर्विस दे रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? तो मैंने कहा मार्केट वैल्यू निकालना तो मुश्किल है, कोई 10,000 पे ले रहा है, कोई 2,000 पे ले रहा है, कोई 10,000 पे ले रहा है, कोई 4,000 पे ले रहा है, कोई 6,000 पे ले रहा है, कोई फ्री पढ़ा रहा है, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालूं? तो मार्केट वैल्यू नहीं निकल सकती। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू नहीं निकल पा रही तो तुझे इतना तो पता है उसने 5,000 पे दिए। मैं कहा हाँ वो तो पता है। कह रहे अब जो उसने इन काइंड में दी है उस इन काइंड की आइटम को तू मार्केट में लेके जा, तो इन काइंड की मार्केट में मनी वैल्यू क्या होगी, मतलब कितनी वैल्यू लोग देने को तैयार हैं। तो उस 5,000 में उसकी मनी वैल्यू जोड़ दो, तेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं इन काइंड एक गिफ्ट मेरे को दिया था, फॉर एग्जांपल हर्ष ने मेरे को एक गिफ्ट दिया, मैं मार्केट में गया, कितने का है कितने का है कितने का है कितने का है कितने का है, सबने भाई साहब अलग अलग प्राइस बताए। अब जब सबने इसके अलग अलग प्राइस बताए तो क्वेश्चन ही निकल के आ गया, मैं वैल्यू कौन सी मानूं? तो मैंने कहा मेरे को तो इन काइंड की मनी वैल्यू भी निकल नहीं पा रही, भाई दिक्कत वाली बात है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये मत सोच कि भैया तू जीएसटी पे नहीं करेगा, तू जीएसटी पे करेगा। अगर तेरी वैल्यू ऐसे फाइंड आउट नहीं हो रही तो फिर तीसरा तरीका भी है। अब तीसरा तरीका क्या है, ये कोचिंग की सर्विस तूने औरों को भी तो दी होगी,
तो जो तूने कोचिंग की सर्विस औरों को दी है उनसे तूने पैसा क्या चार्ज किया, उस वैल्यू को तू अपनी वैल्यू बना दे। मतलब वैल्यू ऑफ सिमिलर, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। मतलब ये सिमिलर सर्विस अगर और दी जा रही है किसी और को, तो उनसे क्या पैसा चार्ज किया जा रहा है, उस वैल्यू को हम तेरी वैल्यू बना देंगे। मैंने कहा जी वो भी नहीं है, मतलब ये सिमिलर सर्विस कोई और किसी को दे ही नहीं रहा, मैं भी किसी और को नहीं दे रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा क्या सोच रहा है कि देखो जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसी की तैसी। अगर तेरी वैल्यू यहां भी कैलकुलेट नहीं हो रही ना, फिर तू रूल नंबर 30 के पास जा। अगर 30 एप्लीकेबल नहीं होगा फिर तू 31 के पास जा। मतलब तेरी वैल्यू निकलेगी जरूर, चाहे तू यहां पे निकाल ले चाहे तू वहां पे निकाल ले। तो एक बार चेक करो, देखो जी। सबसे पहला ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वह अवेलेबल नहीं है तो मनी वैल्यू में नॉन मनी की मनी वैल्यू जोड़ दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी वैल्यू ऊपर नहीं निकल पा रही तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी, वही सिमिलर सप्लाई की वैल्यू। अगर वो भी नहीं है तो फिर रूल नंबर 30 और 31 आप एप्लीकेबल कर दोगे। पहले 30 के पास जाओगे फिर 31 के पास जाओगे, इस तरह से वैल्यू निकालोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार दोबारा बोलो, पहले हम क्या निकालेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू। दूसरा, अगर वो नहीं है तो फिर मनी वैल्यू में नॉन मनी की मनी वैल्यू जोड़ दोगे, वैल्यू आ जाएगी। अगर वो भी कैलकुलेट नहीं हो पा रही तो फिर सिमिलर, लाइक, काइंड, क्वालिटी की वैल्यू। अगर वो भी नहीं है, रूल नंबर 30 फिर रूल नंबर 31, इस तरह से आपकी वैल्यू निकल के आएगी। और ये केस कब लगेगा? अगर सारा कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं है। अब आ जाओ रूल नंबर 28 के पास, अगर ट्रांजैक्शन हो रही है रिलेटेड पार्टी के बीच में। अब 27 और 28 ना ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ एक पॉइंट का है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो कोई ट्रांजैक्शन हुई रिलेटेड पार्टी के बीच में। अब अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई तो आपको सबको पता है वो सप्लाई है। सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। अब वैल्यू कहां निकालेंगे? रूल नंबर 28 ने कहा हम बताएंगे। अब 28 का पहला पॉइंट ये बात करता है सेम जो 27 में लिखा है कि अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रही है तो जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी इस सप्लाई की ना, वो तुम्हारी वैल्यू मान ली जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, वैल्यू क्या बनेगी? ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, यहां पे वो नहीं है मनी वैल्यू प्लस में इन काइंड की मनी वैल्यू। ऑब्वियस ही बात है, अगर कंसीडरेशन मनी फॉर्म में होता और नॉन मनी फॉर्म में होता तो हम रूल नंबर 27 एप्लीकेबल नहीं कर देते। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा रिलेटेड पार्टी है, ओपन मार्केट वैल्यू। अगर वो नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली ये चेक करो कि ये सिमिलर सप्लाई और किसको दी है। किसको का मतलब? अनरिलेटेड पर्सन को। तो अगर ये सप्लाई किसी अनरिलेटेड पर्सन को दी है, उससे आपने क्या प्राइस चार्ज किया, वही वैल्यू तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने कहा वो भी नहीं है, तो गवर्नमेंट का टेंशन मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी वैल्यू यहां पे नहीं है फिर तुम रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ जी, वो तुम्हारी वैल्यू निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात है, वहां पे 4 क्लोज थे, यहां पे 3 क्लोज है। वहां पे क्या था? 27 में ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मनी वैल्यू प्लस में नॉन मनी की मनी वैल्यू नहीं है, तो फिर हम क्या लेंगे अगला? सिमिलर सिमिलर लाइक, काइंड एंड क्वालिटी, वो नहीं है, रूल नंबर 30 और 31। फिर 28 में क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं है तो डायरेक्टली सिमिलर सप्लाई की वैल्यू। अगर वो भी नहीं है फिर रूल नंबर 30 और 31, इस तरह से वैल्यू निकालोगे रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में। फिर रूल नंबर 29 कहता है मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे पास भी तो आ जाओ। मैं कहा हाँ तुम्हारे पास भी आएंगे, बताओ तुम क्या कहते हो। कहता सर मैं तो ये कहता हूं अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की है या एजेंट ने अगर प्रिंसिपल को सप्लाई की है तो हम वैल्यू जो निकालेंगे वो 29 में निकालेंगे। मैं एक बार दोबारा बोलो क्या कहते हो? कहता मैं ये कहता हूं अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की है और अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई की है तो जो वैल्यू निकालेंगे ना वो हम निकालेंगे। मैं कहा बताओ कैसे निकालोगे? कहता सर सबसे पहले पॉइंट में ओपन मार्केट वैल्यू वो तो है ही है, बट हम यहां पे एक ऑप्शन दे रहे हैं ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट विच एवर इज लेस। यहां पे लिखा है ना ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है जो भी लेस वैल्यू होगी उस वैल्यू को तुम अपनी वैल्यू मान लेना। सर एक मिनट, क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया भाई? गाबा सर ये क्या कर रहे हो आप? यार ये रूल्स हमारे सिलेबस में हैं या गाबा सर ऐसे ही करा रहे हैं भी रूल्स हमारे सिलेबस में? एक बार अपना मॉड्यूल खोल के देख लेना जी। ये बच्चे वो पूछ रहे हैं जिन्होंने बस सेक्शन करे हैं, थोड़े बहुत कर लिए वो भी, और अब पूछ रहे हैं भाई ये सिलेबस में भी है। ये सब कुछ सिलेबस में है, जो मैं करवा रहा हूँ ये एग्जीक्यूटिव का ही करा रहा हूँ।
प्रोफेशनल का नहीं है, प्रोफेशनल की रिवीजन क्लास इस चैनल पे होती नहीं है, वो अरुण सर के चैनल पे होती है। ठीक है, ये जो चल रहा है वो सब कुछ एग्जीक्यूटिव लेवल का ही चल रहा है। ठीक है, या अगर कोई सीए वाला बच्चा देख रहा है, सीएमए वाला, वो भी देख सकता है। बट आप अगर ये सोचो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके 100% ये सिलेबस में है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन चुके हैं अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन खोल के देखोगे। सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर सप्लाई हो रही है प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल के बीच में, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू वो, और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट, इनमें से जो भी लेस वैल्यू होगी ना वो तुम्हारी वैल्यू मान ली जाएगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर आप इसको एग्जाम्पल देके थोड़ा समझा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल, जो रेगुलर बैच वाले बच्चों के मुझे अप्रिशिएट करेंगे, हमने क्लास में एग्जाम्पल लिया था। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं जी। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है। प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की, और एजेंट को सप्लाई कैसे की? फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 3 ने बोला ये सप्लाई है। सप्लाई है तो वैल्यू निकालनी है। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की, तो सेम सामान एजेंट ने किसी और से भी परचेस किया एक्स से, और कितने का परचेस किया? भगवान झूठ ना बुलवाए, उसने परचेस किया मान लो 4500 रुपए का। अब जो प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की फ्री में, वही सेम सप्लाई एजेंट ने किसी और से मिली 4500, तो ओपन सी ऑब्वियस सी बात है मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 4500 रुपए। फिर एजेंट ने ये आगे सप्लाई जो की है वो सप्लाई की है, भगवान झूठ ना बुलवाए, मान लो 4900 का इसने आगे सामान बेच दिया। अब 4900 का जब बेचा तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम तुम्हारी वैल्यू मानेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब कितनी? या तो 4500, या जितने का तुमने आगे सामान बेचा उसका 90%। अब एजेंट ने आगे कितने का सेल किया? 49 का ना, तो 4900 का 90%, ये आ गया 4410। इनमें से जो भी तुम्हारी लेस वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल टू एजेंट वाले केस की वैल्यू मान लेंगे। बस एक बात ध्यान दो, रटने वाला बच्चा बस एक बात ध्यान दे, आपको ना एग्जाम में अगर बनेगा तो दो वैल्यू दी होंगी। एक तो दी होगी ओपन मार्केट वैल्यू, एक तो वो लिख लेना, और दूसरी वैल्यू ये दी होगी कि एजेंट ने इसको आगे इतने का बेचा। अब जितने का भी एजेंट ने आगे बेचा होगा उसका 90% और ओपन मार्केट वैल्यू, इनमें से जो भी लेस वाला होगा ना वो आंसर आपको टिक करके आना है। बस ये बात ध्यान दो जी। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो, क्योंकि याद करना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप भूल ही जाओ, एग्जाम में गलती करके आ जाओ। वैसे बिल्कुल लॉजिकल है। गवर्नमेंट ने कहा देखो प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? 4500, वो ले लो, या जितने का एजेंट ने बेचा, कितने का बेचा? 4900, उसका 90% कितना रहा है? 4410। तो 4410 और 4500 लेस क्या है? 4410, तो 4410 को ही हम वैल्यू बना देंगे, उस पर जीएसटी लगा देंगे। और अगर तुम्हारी वैल्यू यहां पे कैलकुलेट नहीं हो पा रही, फिर वही सेम रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ जी, फिर वो तुम्हारी वैल्यू निकाल देंगे, उसके बेस पे वैल्यू निकालना। अब बच्चा कहता है सर 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 सुनो ना, एक बार 27, 28 और 29 इन तीनों को एक बार दोबारा से बता दोगे? मैं कहा बिल्कुल बता दूंगा, और आपको दिखाऊं, देखो कितना बढ़िया डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे चेक करो। देखो सबसे पहले 27 देखते हैं। अब 27 में क्या लिखा हो मैंने? देखो सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू आप ये लेके चलोगे, नहीं निकल पा रही तो मनी वैल्यू प्लस में इन काइंड जो आइटम मिली है उसकी वैल्यू निकाल लेना, इन दोनों को जोड़ देना, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो फिर सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, आपने ये काम किसी और के साथ भी किया होगा तो उसकी क्या वैल्यू है, वो भी नहीं है, रूल नंबर 30 और 31। फिर 28 के पास आओ। 28 के अंदर पहला पॉइंट वही ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं है तो फिर सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, नहीं है तो 30 और 31। फिर 29 के पास आओ, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% प्राइस चार्ज बाय द एजेंट विच एवर इज लेस, ये तुम्हारी वैल्यू है। अगर नहीं निकल पा रही फिर 30 और 31, तो ये आपके 27, 28, 29 है जी। अब बच्चा ये बात कहता है सर बार बार ना ये हमें धक्का दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी वैल्यू 27, 28, 29 में कैलकुलेट नहीं हो रही तो बार बार कह रहे हैं कि तुम 30 और 31 के पास जाओ। तो ऐसा रूल नंबर 30 में क्या लिखा है जो बार बार रूल नंबर 30 रेफर कर रहे हैं? अब जब मैं रूल नंबर 30 के पास आया ना, उसने कहा एक बात बताओ भाई, तुम्हारी वैल्यू जो है वो कहीं पे नहीं निकल पा रही ना। भाई तुम 27 घूम के आ गए, मैं कहा हाँ जी। 28 घूम के आ गए, मैं कहा हाँ जी।
29 घूम के आ गए, दर दर के धक्के तुम खा के आ गए, क्या तुम्हारी वैल्यू निकली? मैं कहा नहीं। कह रहे अब हम तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे। मैंने कहा बताओ कैसे निकालोगे? कह रहे एक बात बताओ भाई, जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, अगर गुड्स का या सर्विस का, तो जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो उसकी तुम्हारी कॉस्ट कितनी है? भाई अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? अगर तुम प्रोड्यूसर हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? अगर तुम सर्विस देने वाले हो तो कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी है? भाई जितनी भी तुम्हारी कॉस्ट होगी ना, उसका 110% हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे, उस पर जीएसटी लगा देंगे। आपके एग्जाम में एक बार नहीं, अनगिनत बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि रूल नंबर 31 में कितने परसेंट को वैल्यू माना जाता है? 110%। तो देखो यहां पे 110% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब इनमें से जो भी तुम्हें दिया हुआ है उसका 110% जो है वो तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी रूल नंबर 30 के अंदर। तो बताओ, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तुम कॉस्ट निकाल दो, जो तुम कॉस्ट निकालोगे उसका 110% निकालेंगे, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर अगर हम आनाकानी करें कि हमारी कॉस्ट भी निकल के नहीं आ रही, मतलब मेरे दिल में चोर है, मैं चाहता हूं मैं जीएसटी ना पे ना करूं, तो भैया मैंने बोल दिया मेरी कॉस्ट भी नहीं आ रही, मेरी कॉस्ट भी नहीं आ रही, मेरी कॉस्ट भी नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा अगर रूल नंबर 30 एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना, तो भाई साहब फिर तुम पीछे हट जाओ, फिर तुम्हारी वैल्यू ना अब तुम खुद नहीं निकालोगे, तुम्हारी वैल्यू अब डिपार्टमेंट निकालेगा। बस ये बात ध्यान दो, इट मींस वैल्यू तो निकलेगी, पहले हमने तुम्हें मौका दिया, तुमने नहीं निकाली, अब हम तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे। रूल नंबर 31 ये बात कहता है जी, ठीक है। तो रूल नंबर 27 से लेके 31 तक आपके ये रूल हैं। एक रूल अभी नया इंसर्ट हुआ है, रूल नंबर 31 कैपिटल ए, इसको भी मैं समझा दूंगा। रेगुलर बैच वाले भी इसको समझेंगे, रेगुलर बैच वाले भी इसको समझेंगे। लेटेस्ट रूल है, तो एग्जाम में एमसीक्यूज में एक आधा क्वेश्चन पक्का बन सकता है, और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल गिरा हुआ रूल है, ठीक है। बट उससे पहले 31 ए से पहले एक बार 31 तक मेरे को सारी रिवाइज करवा दो जल्दी। 31 तक मेरे को सारी रिवाइज करो। शाबाश 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 मेरे बड़े, शाबाश, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार। मतलब अगर मैं कहूं लाइव क्लास के बिना अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है ना, वो मेरे बच्चे ही कर सकते हैं। मतलब लाइव क्लास ना होने के बावजूद भी आपने लाइक कर दिया वीडियो को, लाइक बटन तोड़ दिया, 1000 लाइक हो गए, इतने सारे कमेंट हो गए, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा इतने सारे लाइक और इतने सारे कमेंट? नालायक कहीं के। तोड़ दो उसको, उंगली तोड़ दिया करो उसके आते ही। हाँ बैठे हंस रहे, आज मैं क्या जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरवाली माता दर्शन पाएंगे। इधर देखो ध्यान से, तो एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन कराओ जी। अब 27 कब लगेगा जी? तो 27 हमारा एप्लीकेबल होगा अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है, तो 27 लगेगा। रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में 28 लगेगा। प्रिंसिपल टू एजेंट वाले केस में या एजेंट टू प्रिंसिपल वाले केस में 29 लगेगा। जहां पर वो तीनों नहीं लगेंगे वहां रूल नंबर 30 लगेगा। जहां रूल नंबर 30 भी नहीं होगा वहां 31 लगेगा, ठीक है। तो 27 में पहला ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं है तो मनी वैल्यू में नॉन मनी की मनी वैल्यू जोड़ दोगे, वो नहीं है तो सिमिलर सर्विस सप्लाई की वैल्यू, वो नहीं है तो रूल नंबर 30 और 31। फिर 28 में ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं है तो सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, वो नहीं है तो रूल नंबर 30 और 31। फिर रूल नंबर 29 में ओपन मार्केट वैल्यू और 90% विच एवर इज लेस, वो नहीं है तो रूल नंबर 30 और 31। फिर 30 ने बोला जो भी तुम्हारी कॉस्ट निकल के आ रही है वो बता दो, उस कॉस्ट का 110% वो तुम्हारी वैल्यू है। और अगर वो भी नहीं है फिर डिपार्टमेंट तुम्हारी वैल्यू निकालेगा रूल नंबर 31 में, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बस ये बात ध्यान दो जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब सुनना जी, अब यहां पे अगला रूल जो है दैट इज 31 कैपिटल है, ये है बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी और हॉर्स रेस वाले केस में। अब लॉटरी को मैं अलग करके चलूंगा, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस को मैं अलग करके चलूंगा। दोबारा बोलो मैंने क्या बोला? 5-10 मिनट लगाऊंगा इस रूल के ऊपर। ये रूल नया है, एग्जाम में बन जाएगा, सिंपल सा बनेगा 1 नंबर का, तो ऐसा ना हो कि आप गलती करके आ जाओ। तो मुझे जल्दबाजी नहीं है, 10 मिनट यहां पे मेरी बातें सुन लेना, बस सिर्फ 10 मिनट आपसे मांग रहा हूं और मैं कुछ नहीं मांग रहा। तो लॉटरी को मैं अलग करके चलूंगा, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस को मैं अलग करके चलूंगा। अब इसको मैं अलग क्यों करूंगा? क्योंकि लॉटरी की वैल्यू निकालने का तरीका अलग है और बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस की वैल्यू निकालने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस। आपको पता है जब भी बैटिंग होती है ना, जब भी बैटिंग होती है या जब भी गैम्बलिंग होती है या जब भी हॉर्स रेस होती है, तो इसकी ना टिकट निकलती है, टिकट।
आपको पता है टिकट होती है कि 500 रुपये की टिकट है, 1000 रुपये की टिकट है, मतलब एक टिकट की ना फेस वैल्यू होती है। जब भी बच्चा कहता है सर क्या ये इलीगल नहीं है, नहीं लीगल है। इवन आर स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉटरी निकालती है, और बैटिंग जो है, बैटिंग गैम्बलिंग जो है वो कई स्टेट में लीगल है। आप मुंबई में जाओगे, मुंबई में लीगल है। तो ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में इलीगल है, कुछ जगह पे इलीगल है, बाकी कई जगह पे लीगल भी है। तो जहां पे लीगल है वहां वैल्यू कैसे निकालनी है जीएसटी के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी बैटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेस होती है ना, इसकी टिकट निकलती है, उस टिकट की फेस वैल्यू होती है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है ना, जितनी इसकी फेस वैल्यू है उतनी ही हम वैल्यू मान के चलेंगे जीएसटी के लिए। मतलब जैसे मैंने करी, मेरे को बैटिंग करनी है, तो कितनी टिकट लेनी है, 10 टिकट लेनी है। एक टिकट की फेस वैल्यू कितनी है, मान लो 500 रुपए की, तो बस सिंपल सी बात है 5000 पे, इसी वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मानेंगे, इसी पे तुम्हें जीएसटी पे करना है। रेट 28% है, जो 28% होगा उसका जीएसटी निकाल के पे कर देना, काम खत्म। मतलब जितनी फेस वैल्यू है ना उसका 100%, मतलब उतनी की उतनी तुम्हारी वैल्यू है, उस वैल्यू पे तुम जीएसटी पे करोगे। तो पहले तो यही देख लो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्शनेबल क्लेम इन फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेस इन ए रेस क्लब शैल बी 100% ऑफ द फेस वैल्यू। जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी उसका 100% जो है हम तुम्हारी वैल्यू मान के चलेंगे बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी, सॉरी बैटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेस वाले केस में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए बैटिंग का, गैम्बलिंग का, हॉर्स रेस का, तो गलती से भी लॉटरी वाला लो वहां मत लिख के आना। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 100% ऑफ फेस वैल्यू, वही हमारा आंसर होगा, बस ये बात ध्यान दो। अब लॉटरी वाले केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, लॉटरी वाले केस में गवर्नमेंट कहती है पहली बात तो जीएसटी लगेगा 28%। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया लॉटरी वाले केस में जीएसटी कितना है, 28%, पहली बात तो ये कि लॉटरी वाले केस में जो जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, पहली बात तो वे एप्लीकेबल करेंगे 28%। और दूसरी बात, अब लॉटरी वाले केस में वैल्यू कैसे निकालनी है, तो गवर्नमेंट कह रही है वैल्यू कैसे निकलेगी जीएसटी के लिए, सुनना, 100 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई इसमें और इसमें से जो हायर होगा ना, ये तुम्हारी वैल्यू है। 100 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई इसमें और इसमें से जो हायर होगा वो तुम्हारी वैल्यू है। अब हायर किसमें से, सबसे पहला जितनी लॉटरी की फेस वैल्यू है, जो भी लॉटरी की फेस वैल्यू, मतलब उस टिकट की जो फेस वैल्यू है वो, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में प्राइस नोटिफाइड करेगी वो। आपको शायद पता हो, एक तो फेस वैल्यू होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में प्राइस नोटिफाइड करती है कि इस लॉटरी का प्राइस हम इतना निकाल रहे हैं, फेस वैल्यू इतनी है, हम इतना। जैसे कई बार होता नहीं, शेयर कम प्राइस पर मिल जाते हैं, ये 500 वाला शेयर 300 रुपए का, लूट लो लूट लो। अब अगर फेस वैल्यू 500 की है, दे दिया 300 रुपए के अंदर, तो नोटिफाइड कितना कर दिया प्राइस, 300 रुपए। तो दो प्राइस हो सकते हैं ना, सेम यहां पर भी है। तो कई बार लॉटरी की फेस वैल्यू ज्यादा होती है, प्राइस नोटिफाइड कम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर ज्यादा बल्क के अंदर पैसा चाहिए तो प्राइस कम नोटिफाइड करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि फेस्टिवल के सीजन में गवर्नमेंट प्राइस थोड़ा ज्यादा नोटिफाइड करती है, रीजन क्योंकि लोग उस टाइम पे लॉटरी परचेज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट ने प्राइस नोटिफाइड क्या किया। फेस वैल्यू फिक्स होती है, तो जो भी फेस वैल्यू होगी और जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस नोटिफाइड किया होगा, इनमें से जो हायर वैल्यू होगी ना, उसको आप यहां पे लेके आओगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 128, इतनी आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी और बैलेंस पे आपका जीएसटी निकल के आ जाएगा। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं यार कसम लगे, इस कसम ये मम्मी कसम खा रहे हैं, मम्मी कसम खा रहे हैं, नहीं समझ में आया। मैं आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से। एक लॉटरी है, एक लॉटरी है, ध्यान सुनना, एक लॉटरी है, उसका नाम है महालक्ष्मी लॉटरी। क्या नाम है जी, नाम बोलो, नाम क्या है, महालक्ष्मी लॉटरी। तो उस लॉटरी की 5000 टिकट्स मैंने लिए हैं, मैंने कहा 5000 टिकट चाहिए मुझे, मैं लॉटरी लूंगा, स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी निकाली, मैं कहा 5000 टिकट मेरे को चाहिए। उस लॉटरी की फेस वैल्यू जो है वो 500 रुपए पर टिकट है, और जो प्राइस नोटिफाइड किया गवर्नमेंट ने वो कितना किया, 490 पर टिकट। तो पहले मेरे को बताओ 500 या 490, इसमें से हायर क्या बनेगा, 500, तो बस काम खत्म हो गया। 5000 टिकट है, मल्टीप्लाई 500, तो 5000 मल्टीप्लाई 500, ये कितना आ गया, 25 लाख रुपए आ गया। अब इस 25 लाख में जीएसटी भी है, इस 25 लाख में लॉटरी की टिकट भी की वैल्यू भी है।
अब कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना, 25 लाख 100 डिवाइड बाई 128, तो अगर मैं वैल्यू निकाल लूं 25 लाख मल्टी डिवाइड बाई 128 मल्टीप्लाई 100 अगर मैं करूंगा तो 19,53,125 रुपए ये लॉटरी की वैल्यू है, और बाकी इसमें जीएसटी इंक्लूड है। मतलब जब भी गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है ना, हमेशा उसमें जीएसटी होता है। किस रेट से, 28%, वो हमें अलग करना होता है बस। और वो अलग कैसे करेंगे, तरीका मैंने आपको बता ही दिया जी, तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपको छोटा सा एग्जांपल भी लिखना, आप एग्जांपल लिख भी सकते हो। अगर आपको बाद में लग रहा है कि दिक्कत आएगी, एग्जांपल रूल नंबर 31 कैपिटल ए का, मान लो मैंने क्या बोला, महालक्ष्मी लॉटरी निकली है जो पंजाब स्टेट ने निकाली है, और 5,000 टिकट सोल्ड, ठीक है नी, उसकी फेस वैल्यू जो है वो है 500 रुपये पर टिकट। प्राइस नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट जो है 490 पर टिकट। अब बताओ क्या करें, 5,000 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 500, ये 500 कैसे आ गया जी, इस पे एक स्टार बना दिया, पहला फेस वैल्यू, दूसरा प्राइस नोटिफाइड 490, इसमें से हायर क्या बन गया 500, तो ये बन गया 25 लाख। अभी निकालनी है जीएसटी और वैल्यू, 100 डिवाइड बाय 128, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आएगी अब। तो 25 लाख डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100, तो 19,53,125 रुपये तो ये वैल्यू है। और जीएसटी जो निकल के आ रहा है, इसमें 25 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 5,46,875 रुपये ये मेरा जीएसटी निकल के आ रहा है जी। ये है लॉटरी वाला पॉइंट जी, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लॉटरी पर जीएसटी कितना है, और इवन आप अगर चेक करोगे ना पास्ट ईयर क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें फेस वैल्यू भी दी होती है, प्राइस नोटिफाइड भी दिया होता है। तो जो भी दोनों में से हायर वैल्यू होगी उसको लेके फिर हमें निकालना है जी, उसको लेके फिर हमें कुछ नहीं करना, बस जो भी, इतनी मत ध्यान देना, जो भी हायर आ रहा है ना, जो भी हायर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 डिवाइड बाय 128 से, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब सबसे पहला काम क्या है जी, जो हायर आ रहा है वो, फिर हायर जो निकल के आ रहा है उसको कुछ नहीं करना, 100 डिवाइड बाय 128 कर देना, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी लॉटरी की। इस तरह से हम रूल नंबर 31 ए के अंदर वैल्यू निकालते हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब जाके रूल नंबर 31 ए हमारा फिनिश हो रहा था। देखो इस तरह से वैल्यू निकालनी है। बाकी बैटिंग गैम्बलिंग वाले केस में, हॉर्स रेस वाले केस में तो फेस वैल्यू का 100% ही लेना है, वही हमारी वैल्यू है जी। रूल नंबर 32 आप कर सकते हो। ये केरला फ्लड्स है, सब खत्म हो चुका है, ये 2019 के अंदर आया था, 2022 चल रहा है, ये खत्म हो चुका है। रूल नंबर 32 ए यहाँ से डिलीट कर देना जी, ठीक है। अच्छा अब अगर आप चेक करोगे ना, अब इसके बाद ना चैप्टर हमारा खत्म है। रूल नंबर 32 से लेके जो अगले रूल है ना, मैंने समरी बुक में नहीं डाले। उसका रीजन है क्योंकि उसकी समरी थोड़ी सी बड़ी बनती है, तो मैं अगली क्लास में वो रूल आपको समझाऊंगा। तो जिन बच्चों ने जहां से भी कोचिंग ली है, आपने नोट्स आप खोल के बैठना। तो अगर मुझसे कोचिंग ली है, आपने नोट्स आप खोल के बैठ जाना। अगर कहीं और से कोचिंग ली है तो रूल नंबर 32 वाले नोट्स आप खोल के बैठ जाना, उसको हम वहीं समझेंगे। मैं यहाँ पे आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा क्लास के, अगर पॉसिबल हुआ तो वो नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा ताकि सब बच्चों की हेल्प हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है 90% बच्चों ने रूल नंबर 32 से 35 तक रूल आपने छोड़े हुए हैं, और इस चक्कर में एग्जाम में 2-3 नंबर कट जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, पल्ले आपके पढ़ते नहीं वो, ठीक है। बट उसको मैं कराऊंगा, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, चाहे एग्जाम के अंदर बने ना बने मैटर वो नहीं है, बट हमारा काम क्या है 100% हमें रिवीजन करके जानी है, ठीक है। चलो एक बार फटाफट से मेरे को रिवीजन करा दो पूरे चैप्टर के। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेक्शन नंबर 15 15(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मान लिया। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन फटाफट से एक बार ना जल्दी बोलते रहो घर बैठ के। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है, बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, प्राइस एक सोल कंसिडरेशन हो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम इंक्लूजन कर देंगे 5 कौन कौन से, ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, ऐसा खर्चा सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, इंसिडेंटल खर्चे, इंटरेस्ट और पेनल्टी, और सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी हमें जोड़नी है। माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट, प्री सप्लाई और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ये माइनस करके चलेंगे।
फिर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर वैल्यू 15.1 में कैलकुलेट नहीं हो रही तो 15.4 के पास जाओ। 15.4 ने बोला चंपा चंपा करते हुए रूल्स के पास जाओ। रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 31 तक। रूल नंबर 27 ने कहा अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो मैं बताऊंगा, अगर रिलेटेड पार्टी है तो 28 बताएगा, प्रिंसिपल एजेंट एजेंट प्रिंसिपल वाला केस है 29 बताएगा। रूल नंबर 30 ने बोला, क्या बोला रही, कोस्ट वाला केस हो गया। और 31 कहता है कि अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो डिपार्टमेंट तुम्हारी वैल्यू निकालेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब रूल नंबर 27 में सबसे पहले क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू वो नहीं निकल पा रही तो मनी वैल्यू में नॉन मनी की मनी वैल्यू को जोड़ के वैल्यू निकाल दोगे। अगर ये भी नहीं है तो सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, वो नहीं है रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ। फिर 28 रिलेटेड पार्टी वाला, ओपन मार्केट वैल्यू वो नहीं है, सिमिलर सप्लाई की वैल्यू वो नहीं है, रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ। फिर 29 प्रिंसिपल एजेंट वाला, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% जो प्राइस चार्ज किया होगा एजेंट ने, इनमें से जो लेस होगा वो तुम्हारी वैल्यू बनेगी, नहीं है तो 30 और 31 के पास जाओ। रूल नंबर 30 ने क्या बोला, जो भी तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ रही है उसका 110% आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये रूल नंबर 30 कहता है। फिर 31 कहता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कि डिपार्टमेंट तुम्हारी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फिर तुम अपनी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करोगे, हम आपकी वैल्यू निकालेंगे। ये सारी बातें निकल के आती हैं जी। तो बस ये आपके रूल्स हैं जी, ठीक है, थ्योरी बेस हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर बनते हैं बट काफ़ी बच्चे स्किप करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का बच्चा स्किप करके रहे, इसलिए मैंने पूरे रिवाइज करवा दिए। सैटरडे को हम शाम को 7 बजे ही मिलेंगे, ठीक है, टाइमिंग हमारी अभी 7 बजे ही है। रूल नंबर 32 से लेकर 35 तक एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। संडे को शाम को 7 बजे आपका टेस्ट होगा, बहुत बढ़िया वाला। जितने टॉपिक हमारे सैटरडे तक खत्म होंगे, स्टार्टिंग से लेके वैल्यूएशन तक टेस्ट में बनेगा, मजा आएगा टेस्ट देने में, आपका माइंड खुलेगा, आपको ये फील होगा कि हमारी कितनी तैयारी अच्छी चल रही है। फिर बाकी मंडे से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आईटीसी का, ठीक है, और फिर हमारी डेली क्लास हो जाएंगे, आपको मैंने कहा भी है। फिर डेली मुलाकात होगी, और जब डेली मुलाकात होगी तो रिवीजन बहुत बढ़िया होगी और सही टाइम पर खत्म भी हो जाएगी, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच यार। आज पता नहीं लाइव चलते चलते कैसे बंद हो गया, वाईफाई अभी भी नहीं आया। वाईफाई अब शुक्र है मैंने पहले ही क्लास ले ली आपकी, नहीं तो पता लगता मैं ले ही नहीं पाता। अब वाईफाई नहीं है तो अपलोड कैसे करूँगा, तो जो फ़ोन में उस पर नेट आ रहा है उसके वो क्या कहते हैं उसको हॉटस्पॉट ऑन करके लगा के देखता हूँ। लेट अपलोडिंग होगी बट मैं अपलोडिंग जरूर कर दूंगा जी, ठीक है। बाकी जो आपने वो शाम को 7 बजे प्रीमियर है आपका वो 56 पेज की समरी, उसको मैं टेलीग्राम पे कब डालूंगा उसको आप देख लेना। और आपने इसको लाइक जरूर करना है, ऐसा ना हो कि आप इसको लाइक ना करो, सबसे ज़्यादा बल्कि इसको लाइक आपने करने हैं। आपने मुझे मोटिवेशन देना है कि सर लाइव ना होने के बावजूद भी आपने क्लास रिकॉर्ड की है, मुझे अच्छा लगे। आप अप्रिशिएट करो अपने एफर्ट्स को भी, मेरे एफर्ट्स को भी, दोनों मिलकर काम करेंगे तभी सक्सेस हमारे सामने आएगी जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय जी।